Welcome to my channel Rekha Sharma all about SST. हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं ये चैप्टर हिस्ट्री चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। और प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑलरेडी ये मैप और इससे चैप्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था राष्ट्रकूट प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटास, पालास, ठीक है, चाहमांस, ये सारी डायनेस्टीज़ हम लोगों ने देखी थी। अब हम इस चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं अपने इंडिया का साउदर्न पार्ट। हमारे नॉर्थ इंडिया के एरिया में कौन कौन सी डायनेस्टीज़ डेवलप हुई थी वो मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब साउदर्न एरिया में उसी कंटेम्प्रेरी डायनेस्टीज़ कौन कौन सी थी, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं द चोलास। द चोलास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा मैप डिस्क्राइब कर दूँ, ठीक है। मैप को ध्यान से देखेंगे क्योंकि जो हमारा मैप है वो हम लोगों को किसी भी पॉइंट को, किसी भी टॉपिक को समझने में थोड़ा इजी हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमारा जो ये डायनेस्टी है चोलास, ठीक है, ये है हमारे इंडिया का जो साउथ पार्ट है वहाँ पर इस्टेब्लिश्ड ये डायनेस्टी है। अब ये जो डायनेस्टी है ये कहाँ डेवलप हुई थी, ये देखिए यहाँ हल्का सा लिखा हुआ है लाइट इंक से कावेरी रिवर, ठीक है। तो साउथ में जो कावेरी रिवर है उसके जो डेल्टा है वहाँ पर ये चोलास डायनेस्टी डेवलप हुई, ठीक है। इनका जो मेन एरिया है वो ये देखिए उरायूर और थंजावुर, ठीक है। तो ये जो चोलास डायनेस्टी है ये साउथ में कावेरी रिवर के डेल्टा में डेवलप हुई और इनका जो मेन एरिया था वो उरायूर और थंजावुर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक देखिए वर्ड दिया हुआ है गंगई कोंडा चोलापुरम, ठीक है। तो ये चोलास जो एम्पर थे उन्होंने अपने लिए ये टाइटल रखा था गंगई कोंडा चोलापुरम, तो ये टाइटल उन्हीं से चोला से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ ही ये ध्यान रखिएगा जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो प्रीवियस मैप में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हमारे साउथर्न एरिया में यहाँ पर चेराज हैं, ठीक है, और यहाँ हमारे पल्लवाज सॉरी पांड्याज, ठीक है। तो ये यहाँ पे पांड्याज तो दिया हुआ है, चेराज यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो ये जो साउथ का जो एरिया है यहाँ पर ये मेन 3 डायनेस्टीज़ हैं, चोलास, चेराज और पांड्याज, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। ये जो चोलास थे ये कौन थे और ये कैसे डायनेस्टी में डेवलप हुई। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो कावेरी डेल्टा है, ठीक है, देखिए लिखा हुआ कावेरी डेल्टा में एक ये मुतरियार नाम का एक मुखिया परिवार था जिसकी शासन सत्ता कावेरी डेल्टा वाले एरिया में चलती थी, ठीक है। यानी कि जो उरायूर के आसपास का एरिया था, ठीक। अब वहीं ये जो पल्लव किंग थे, पल्लव किंग के अंडर में विजाल्या, ठीक है, विजाल्या थे। तो जो विजाल्या थे वो तो थे पल्लव के अंडर में, ठीक है। तो जो विजाल्या थे उन्होंने क्या किया कि जो मुतायर ये डायनेस्टी थी उस टाइम में जो शासन सत्ता मुतरियर नाम के परिवार की उसकी चल रही थी, विजाल्या ने उनको हराया, ठीक है, 9th सेंचुरी में। 9th सेंचुरी में इन्होंने हरा करके जो कावेरी का डेल्टा था उसको अपने अंडर में ले लिया, ठीक है। इस तरह से जो विजयाल्या था उन्होंने चोल वंश की जो डायनेस्टी थी उसको इस्टेब्लिश किया उरायूर नाम की जगह पर, ठीक है। तो ये तो आपको पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि जो फ्यूडल्स थे मोस्टली उन्होंने ही अपनी पावर्स को डेवलप किया है। तो किस तरीके से विजाल्या ने जो पल्लव किंग के अंडर में रहा करते थे कभी, उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाया और मुतारियाल की जो फैमिली थी उसको हराया और कावेरी डेल्टा पर कब्जा जमाया। इस तरह से वो क्या बन बैठा, राजा बन बैठा, और इस तरह से उनकी जो डायनेस्टीज़ है चोला डायनेस्टी स्टार्ट हुई। अब ये जो चोलाज के जितने भी रूलर थे, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अपनी पावर को शो करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए मंदिर जरूर बनवाते थे। तो उन्होंने भी क्या किया हुआ है कि थंजावुर में निशुम्भ सुंदनी देवी का मंदिर उन्होंने वहाँ बनाया है, ठीक है। इसके बाद में
जो विजालिया के सक्सेसर थे, यानी उनके आगे आने वाले जो राजा थे, उन्होंने क्या किया है, देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे इंडिया में कितने पावरफुल रूलर रहे इसको भी शो करता है। तो जो सक्सेसर थे विजालिया के, उन्होंने अपने आसपास के एरियाज़ को हराया, अपने आसपास के जितने भी जो राज्य थे उनको, राजाओं को हराया, और वो सारी जो एरिया था, क्षेत्र था, उसको अपनी डायनेस्टी में मिला लिया। तो उनमें जो हारने वाले जो राजा थे वो कौन कौन से थे, ये पांड्यन थे और ये पल्लव थे। इन दोनों को हरा करके इनकी जितनी भी टेरिटरी थी उनको उन्होंने अपने जो है राज्य में मिला लिया। इस तरह से वो उनकी जो है और ज़्यादा पावर बढ़ती चली गई। अब ये कि यहाँ पर ये जो राजा दिया हुआ है ये है राजा फर्स्ट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा पावरफुल राजा चोलाज में माना गया राजा फर्स्ट। ये ध्यान रखिएगा, राजा फर्स्ट जो हैं वो चोलाज के सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर माने जाते हैं, और ये 985 में रूलर बने थे, ठीक है। इन्होंने ही अपने चोला एम्पायर का जो टेरिटरीज थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की, और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता था, ठीक है। इसके बाद इनका जो बेटा था राजेंद्र फर्स्ट, उन्होंने भी अपने फादर की जो पॉलिसीज़ थी उसको एज इट इज़ फॉलो किया, और उन्होंने भी कई सारे एरियाज़ को अपनी टेरिटरी में मिला लिया, ठीक है। जिसमें देखिए ये है साउथ ईस्ट का जो भी एरिया एशियाई देश में जो प्रेजेंट में पड़ता है, उन सारे एरियाज़ को उन्होंने अपने एरिया में मिलाया। देखिए श्रीलंका है, ठीक है, और साउथ ईस्ट एशिया, इन सारे एरियाज़ को उन्होंने अपने एरिया में मिलाया। और यहाँ पे देखिए लिखा है गंगा वैली तक, गंगा आपको मालूम है वो नॉर्थ भारत, नॉर्थ इंडिया में है, तो वहाँ तक इन्होंने अपना जो है टेरिटरी को एक्सपेंड किया, फैलाया। अब जो ये राजेंद्र फर्स्ट थे, इन्होंने नेवी भी अपनी बनाई हुई थी, जल सेना जिसे कहते हैं, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि उस टाइम में नेवी डेवलप करना अपने आप में बहुत ज़्यादा शक्ति का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट कि कैसे इन्होंने अपनी शान को शो दिखाया कि हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो जो राजा और ये जो राजेंद्र प्रथम थे, इन्होंने थंजावुर में, ठीक है, ये थंजावुर में और गंगईकोंडा चोलापुरम में बड़े बड़े सारे टेम्पल बनाए, ठीक है। और ये जो टेम्पल्स थे ये आर्किटेक्चरल के लिए और स्कल्पचरल वर्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो वास्तु कला थी वो भी फेमस थी, और इसके साथ ही जो वहाँ का जो मूर्ति बनाने की जो कला थी वो भी बहुत ज़्यादा फेमस थी। चोला एम्पायर में जो टेम्पल्स थे वो केवल पूजा पाठ करने के काम ही नहीं आते थे, वो क्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए भी फेमस थे, ठीक है। और जो टेम्पल्स थे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए भी फेमस थे, और वही सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, इवन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी वो फेमस थे। होता क्या था कि जो जो चोला एरियाज़ में, देखिए यहाँ पर एक गंगईकोंडा चोलापुरम का ये जो मंदिर है ये शो किया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कितना शानदार आलीशान मंदिर ये बना हुआ है, ठीक है। आज प्रेजेंट टाइम में भी आप इसकी जो प्रॉस्पेरिटी है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उस ड्यूरेशन में तो है ना कितना इसका फेमस रहा होगा। तो जो ये सेंटर्स हुआ करते थे, जो टेम्पल्स हुआ करते थे, ये ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पे लोग पूजा पाठ करने के लिए आते थे, ये हर तरीके से काम आते थे सोशल एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे जितने भी जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते थे उस ड्यूरेशन में वो भी यहाँ पर आकर बैठते थे, ठीक है, वो भी अपना कुछ कार्य यहाँ से ऑपरेट करते थे। इसके अलावा जो कल्चरल प्रोग्राम्स हुआ करते थे नृत्य संगीत का, ठीक है, तो वो भी यहाँ मंदिरों के जो बड़े बड़े बरामदे बनाए गए थे वहाँ होते थे। इसके अलावा ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुआ करती थी उनके लिए भी ये फेमस थे। क्यों फेमस थे, देखिए जो इतने बड़े भव्य ये मंदिर हैं तो आप देख सकते हैं कि इनमें मूर्तियाँ भी लगेंगी, इनमें जो म्यूजिशियन होंगे, डांसर्स होंगे, ठीक है, वो भी इसमें रहते होंगे, पुजारी भी इसमें रहते होंगे, ठीक है, मंदिर में सफाई करने वाले लोग भी रहेंगे। अब जब ये लोग सभी मंदिर से जुड़े हुए हैं तो नेचुरल है कि वो मंदिर से ज़्यादा दूर तो नहीं रहेंगे, तो मंदिर के आसपास ही रहेंगे। तो उन लोगों की जो बस्तियाँ थी, जो सेटलमेंट्स थे, वो भी मंदिर के आसपास ही थे। अब जब किसी भी एरिया में रेजिडेंशियल सेटलमेंट स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पर नेचुरल है कि वहाँ पर ट्रेड्स
शुरू हो जाता है, वहाँ पर जो मार्केट्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं, यानी कि जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वो भी धीरे धीरे वहाँ डेवलप हो जाती हैं। तो जितने भी टेम्पल वाले जो सिटीज़ हैं वो आज भी आप जानते हैं ना कि फेमस हो जाते हैं, वो अपने आप में एक हर तरीके का सेंटर वहाँ पर डेवलप हो जाता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो कल्चरल हो, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में भी आप जानते हैं जैसे मथुरा है, काशी है, अजमेर है, ये सभी टेम्पल सिटीज़ हैं, रिलीजियस सिटीज़ जो डेवलप हो गए। अब इसके बाद में नेक्स्ट इसमें जो फेमस चीज़ थी वो थी यहाँ की जो इमेजेस थी, ठीक है। तो यहाँ की जो ब्रोंज इमेजेस थी, कांसे की जो मूर्तियाँ हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। इवन वो ट्रेडर्स के लिए भी एक अच्छा प्रोडक्ट साबित हुई। विदेशों तक भी वो मूर्तियाँ जाया करती थी, विदेशों में भी उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी, ठीक है। तो ये तो हमारा टेम्पल से रिलेटेड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ठीक है। कृषि व्यवस्था कैसी थी और सिंचाई व्यवस्था कैसी थी। तो चोला एम्पायर में मैंने अभी आपको मैप में बताया था कि वहाँ पर कावेरी रिवर थी, ठीक है। तो कावेरी रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, उससे पहले उसका डेल्टा बनता है। तो नेचुरल है कि जहाँ डेल्टा होगा वहाँ की जो मिट्टी होगी वो फर्टाइल होगी, और वो विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू कहीं ना कहीं डिस्पर्स होकर के चारों ओर के एरिए को फर्टाइल बना देती है, ठीक है। तो कावेरी रिवर की वजह से जो चोलास की टेरिटरी थी वो फर्टाइल थी, तो वहाँ पर अच्छी एग्रीकल्चर पॉइंट था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा कल्टीवेशन होता था, प्रोडक्शन बहुत अच्छा था। इरिगेशन के लिए जो कावेरी रिवर थी उसकी जो छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज जो पार्ट हो रहे थे उनसे इरिगेशन का काम होता था, सिंचाई का काम होता था। इसके अलावा थोड़ा बहुत जो हमारे कुएँ होते हैं, ठीक है, वेल्स होते हैं, तो कुएँ और कैनल्स के थ्रू भी जो है वहाँ पर इरिगेशन का काम चलता था, ठीक है। वहाँ पर मोस्टली जो है चावल की खेती की जाती थी, ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ राइस। तो ये किसानों के जो प्रोस्पेरिटी का रीज़न था वो वहाँ की सोइल थी और कावेरी रिवर थी, ठीक है। अब इसके अलावा अब इसमें आगे चलते हैं कि जो हमारे जो चोलाज का एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए सबसे पहले तो जो चोलाज थे उन्होंने अपने टोटल एरियाज़ को डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। जैसे प्रेजेंट में भी आप देखते हैं ना हमारे इंडिया में भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से डिवीज़न है। तो यहाँ पर भी जो एरियाज़ हैं उन एरियाज़ को डिवाइड किया गया था। तो सबसे पहले तो हमारा जो एरिया है वो है उर, ठीक है। अब ये उर क्या है, ये किसानों की जो बस्तियाँ थी, जो फार्मर सेटलमेंट थे, उनको कहा जाता था उर, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है वो है नाडू, ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा हो गया सेटलमेंट ऑफ पेजेंट्स, यानी कि जहाँ पे किसान लोग रहते थे, ठीक है। फार्मर्स रेजिडेंट जो था वो तो कहलाता उर। फिर ऐसे जो छोटे छोटे उर हुआ करते थे उनका जो ग्रुप है उसको कहा जाता था नाडू, ठीक है। अब जो गांव की जो एक काउंसिल हुआ करती थी, ठीक है, गांव की जो एक परिषद हुआ करती थी, और ये जो नाडू हुआ करते थे, ये क्या करते थे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासन का काम देखते थे, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा बहुत जो छोटे मोटे केस हो जाया करते थे तो उनको न्याय का काम भी ये करते थे। इसके साथ साथ ही अपने उस सारे एरियाज़ का कलेक्टिंग टैक्सेस यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का भी काम ये क्या करते थे, ठीक है। तो ये आपने देखा कि जो चोलाज टेरिटरीज थी वो इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड की हुई थी। छोटे छोटे पहले समूह हो गए उर, फिर उसके बाद में बड़े समूह हो गए नाडू, और इसके बाद में विलेज काउंसिल और नाडू मिल करके उन सारे एरियाज़ को हैंडल करती थी। और फिर सबसे ऊपर तो हो ही गया हमारा एम्पर, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है वेल्लाला, ठीक है, ये ध्यान से सुनिएगा। उस टाइम में एक जो वेलाल जाति हुआ करती थी, उस वेलाल जाति के जो भी प्रोस्पर फार्मर्स हुआ करते थे, यानी जो पैसे वाले किसान हुआ करते थे, उनका मोस्ट ऑफ कंट्रोल हुआ करता था एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो मैंने आपको बताया अभी नाडू, नाडू क्या है,
किसानों के ग्रुप, बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं वो हैं। अब उन किसानों के ग्रुप में भी किसका कंट्रोल है? वेलाल कास्ट के जो रिच फार्मर्स हैं, ठीक है, तो उनका जो है हुकूमत वहाँ पे चलती थी, उनका कंट्रोल ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। इसके अलावा जो एम्परर हुआ करता था, वो जब किसी भी व्यक्ति से, किसी भी अच्छे कर्मी से खुश हो जाता था, ठीक है, तो वो उसको अच्छी अच्छी पदों को दे देता था, ठीक है। अच्छा, तो जैसे एक कोई किसान है और उसने बहुत अच्छे से राजा को खुश कर दिया, तो उसने उसको क्या दे दिया? मूवेंद विलन बना दिया, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, ये मूवेंद विलन, ठीक है। अब ये मूवेंद विलन क्या है? ये मूवेंद विलन वो व्यक्ति है, वो किसान है जो तीन तीन राजाओं को एक साथ खुश कर रहा है। यानी उस किसान को इतनी आमदनी होती है कि वो उन तीन तीन राजाओं को सारा टैक्स पे कर रहा है। अब वो जो राजा है, वो जो भी राजा हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, वो तो उससे बहुत खुश होंगे, है ना। तो उन्होंने वो क्या करते थे, उस फार्मर को मूवेंद विलन नाम की जो ये डेजिग्नेशन होता था वो उसको दे देते थे, ठीक है। तो इसकी वजह से उसको क्या मिलता था? सभी लोग उसको मानते थे कि हाँ भाई ये राजा का व्यक्ति है, राजा इस पे बहुत खुश है, ठीक है, तो सब लोग उसकी बात मानते थे, है ना। तो कितनी बढ़िया बात है उस किसान के लिए, तो मूवेंद विलन बन जाता था। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है टाइप्स ऑफ लैंड, ठीक है। देखिए जैसे अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो राजा था, जब वो किसी भी व्यक्ति से खुश हो जाता था, वो उसको ज़मीन दिया करता था, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि कॉपर की प्लेट्स हुआ करती थी, उन पर इंस्क्राइब्ड हुआ करता था, सील लगती थी, स्टैंप लगता था राजा का, ठीक है। तो ये जो ज़मीनें दी जाती थी, उनको अपनी उधर की भाषा में वो अलग अलग नाम से बोलते थे कि कौन सी ज़मीन किस तरीके की है, क्योंकि जैसी ज़मीन होगी उससे वैसे तो टैक्स लिया जाएगा, है ना। तो इसीलिए इन ज़मीनों को अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी ज़मीन है। तो सबसे पहले तो जो ज़मीन हमारी आती है वो है विलन वगई, ठीक है। ये फर्स्ट वाली है विलन वगई। अब ये कैसी है? एक ऐसे किसान को ज़मीन, ऐसे किसान की ज़मीन जो ब्राह्मण नहीं है, ठीक है, जो ब्राह्मण नहीं है, तो ऐसी ज़मीन को विलन वगई कहा जाता था। और जो ब्राह्मण है, जिसको ज़मीन मिली हुई है और वो ब्राह्मण की है, तो वो है ब्रह्मदेव, ठीक है। ये है सेकंड वाली ब्रह्मदेव। इसके बाद में थर्ड वाली है शालभोग। अब ये कौन सी लैंड है? ठीक है, जो किसी स्कूल के लिए दान दी जाती थी, वहाँ पे शिक्षा भी तो चल रही थी, तो स्कूल के लिए जो ज़मीन दे दी जाती थी वो है शालभोग, ठीक है। इसके बाद में थर्ड है देवदान। तो देखो वर्ड से ही पता चल रहा है, ठीक है, देवदान यानी देवताओं को दी हुई ज़मीन, ठीक है। तो इसको जो मंदिर को दान में दे दी जाती थी ज़मीन, उसको देवदान कहा जाता था, ठीक है। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता था तिरुन मातुक्कानी, ठीक है। तो ये ज़मीन मंदिरों को दी जाने वाली। लास्ट है हमारी पल्ली चंदनम, यानी कि जो जैन संस्थान, जैन ऑर्गेनाइजेशन, जैन इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, उनको दी जाने वाली ज़मीन को पल्ली चंदनम कहा जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से जो चोलास का एडमिनिस्ट्रेशन था वो चलता था। अब ये जितने भी नीचे यहाँ पे पैराग्राफ दिए हुए हैं, उन सभी पैराग्राफ में इन ज़मीनों को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। इंस्क्रिप्शंस एंड टैक्सेस, ठीक है। देखिए जो उस ड्यूरेशन में जो इंस्क्रिप्शंस थे, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो प्रशस्तिज लिखी गई थी, तो वो क्या हैं? उस ड्यूरेशन में जो कुछ प्रशस्तियाँ मिली हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और ये उन प्रशस्तियों में, उन इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है कि जो उस ड्यूरेशन में और नाडू या जो विलेज काउंसिल हुआ करती थी, जो सभाएं होती थी, उनमें किस किस तरह के जो लोग थे वो शामिल हो सकते थे। तो ये सारी क्वालिफ़िकेशंस वगैरह दी हुई हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो उस टाइम की जो इंस्क्रिप्शंस हैं, उस टाइम की जो लिखी हुई बुक हैं, ठीक है, उन बुक्स में ये सारे जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो दी गई हैं, ठीक है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ये दिया हुआ है कंटेम्प्रेरी वर्ड के बारे में, ठीक है। हमारे इंडिया में जब चोला डायनेस्टी थी तो उस ड्यूरेशन में
दूसरे देशों में क्या था। तो दूसरे सभी देशों के बारे में नहीं बताया गया है, केवल ये यहाँ पर जो है थोड़ा सा चाइना का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। चाइना में उस ड्यूरेशन में टैंग डायनेस्टी चलती थी, जिसको तांग वंश भी कहा जाता था, ठीक है। और आप ये जो टैंग डायनेस्टी है, इससे रिलेटेड मूवी भी बनी हुई है, आप लोगों ने सभी ने देखी होंगी। टैंग डायनेस्टी के ऊपर मूवीज़ भी बनी हुई हैं। तो ये बताया गया है कि 7th से 10th सेंचुरी के बीच चाइना में टैंग डायनेस्टी थी, और उस ड्यूरेशन में जो कैपिटल थी वो शियान हुआ करती थी, और तुर्क, ईरानी, इंडियंस, जापानीज़, कोरियाई, बहुत सारे जो लोग हैं वो वहाँ जाया करते थे, ठीक है। और जो टैंग डायनेस्टी थी वहाँ पर जो लोगों का जो सिलेक्शन होता था वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू होता था, ठीक है। ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है, इसको ध्यान में रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा कि टैंग एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हुआ करते थे उनका सिलेक्शन ब्यूरोक्रेसी के थ्रू हुआ करता था, ठीक है। ये अभी मैं इसको आपके डिटेल में बताती हूँ कि ये ब्यूरोक्रेटिक जो रिक्रूटमेंट है ये क्या होता है, ठीक है। और ये एक इस तरह का एग्ज़ाम होता था जिसको बहुत सारे लोग जो है इसको अपीयर करना पसंद करते थे, इसको क्लियर करना पसंद करते थे, ठीक है। तो दिस सिस्टम ऑफ सेलेक्टिंग ऑफिशियल्स रीनेम्ड इन प्लेस विद सम चेंजेस टिल 1911, ठीक है। अब ये रिक्रूटमेंट किस टाइप का था। प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में जो ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा IAS, IPS, ठीक है। तो उस तरीके से जो प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में ये ब्यूरोक्रेटिक रिक्रूटमेंट चलता है, उसी तरह से चाइना में भी ये ब्यूरोक्रेटिक जो रिक्रूटमेंट था चलता था। हमारे इंडिया में प्रेजेंट टाइम में इसी के थ्रू सिलेक्शंस होता है, IAS और PCS, ठीक है, UPSC जो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। तो ये चाइना से स्टार्ट हुआ है, टैंग डायनेस्टी से, ठीक है। ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। तो ये हमारा आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप ये दोनों वीडियो को अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। Please subscribe and like my YouTube channel and press the bell icon also, so that you can get notification of my new videos. Thank you.